नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, हमारी आज की पहली और सबसे बड़ी खबर राज्य व्यवस्था से जुड़ी है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को लेकर के एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यह मामला जुड़ा है हरीश राणा से, जो चंडीगढ़ के एक छात्र थे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया होता क्या है। तो पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जीवित रखने वाले इलाज या लाइफ सपोर्ट को रोक देना ताकि उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो सके। सरल भाषा में बोले तो जब डॉक्टर मरीज को जीवित रखने के लिए दी जा रही चीज़ें बंद कर देते हैं, जैसे कि वेंटिलेटर हटा देना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर देना, फीडिंग ट्यूब यानी कि दवाइयाँ रोक देना, तब इसे पैसिव यूथेनेशिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे कोई मरीज कोमा में है और ठीक होने की संभावना नहीं है और वह सिर्फ मशीनों के सहारे जिंदा है। ऐसी स्थिति में परिवार और डॉक्टर मिल करके लाइफ सपोर्ट हटाने का निर्णय लेते हैं ताकि मरीज की प्राकृतिक मृत्यु हो सके। दोस्तों, अब समझते हैं एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया में अंतर। तो एक्टिव यूथेनेशिया की बात करें तो ये इस प्रकार का होता है कि किसी दवा या इंजेक्शन से दे करके मरीज की जान ले ली जाती है, मतलब किसी की जान ली जाती है। और पैसिव यूथेनेशिया की बात करें तो इसमें इलाज या लाइफ सपोर्ट को हटा करके प्राकृतिक मृत्यु होने दिया जाता है। फिर से एक बार समझा देते हैं कि जब किसी व्यक्ति की दवा या इंजेक्शन दे करके जान ली जाती है तो उसे एक्टिव यूथेनेशिया कहा जाता है, और जब किसी व्यक्ति की इलाज या लाइफ सपोर्ट हटा करके प्राकृतिक मृत्यु होने दिया जाता है तो इसे पैसिव यूथेनेशिया कहा जाता है। अब बात करते हैं आज के न्यूज की। दोस्तों, बात है तो साल 2013 की। साल 2013 में एक दुखद हादसे में चौथी मंजिल से गिरने के कारण हरीश के मस्तिष्क में गंभीर चोट आई थी और वे पिछले 13 वर्षों से कोमा में हैं। उनके माता पिता ने 13 साल लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति दी जाए। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने इस विशेष मामले में पहली बार पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी है। कोर्ट ने इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 21 को बताया है, जो कहता है कि हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और इसमें गरिमापूर्ण मृत्यु का भी अधिकार शामिल है। तो दोस्तों, यह फैसला आने वाले समय में कानूनी और नैतिक बहसों के लिए एक बड़ा उदाहरण बनेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, बात करते हैं अगले न्यूज की। तो अगली खबर जो है जुड़ी है अर्थव्यवस्था से कि भारतीय दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, इसने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। रिलायंस अब अमेरिका के टेक्सास में पोर्ट ऑफ ब्राउनविले पर एक नई क्रूड ऑयल रिफाइनरी का निर्माण करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट का महत्व इस बात से समझिए कि अमेरिका में पिछले 50 वर्षों से पर्यावरण संबंधी कारणों की वजह से किसी भी नई रिफाइनरी का निर्माण नहीं हुआ था। रिलायंस इसमें $300 बिलियन का भारी भरकम निवेश कर रही है। इस प्रोजेक्ट में रिलायंस की पार्टनर कंपनी अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग होगी। भारत का कनेक्शन देखें तो रिलायंस पहले से ही गुजरात के जामनगर में विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी का संचालन कर रही है। अब वहीं विशेषज्ञता अमेरिका के टेक्सास में देखने को मिलेगी। यह खबर दर्शाती है कि कैसे भारतीय कंपनियां अब वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी धाक जमा रही है। साथियों, आगे बात करें तो रक्षा और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्र में नाटो एक बार फिर से चर्चा में है। आर्कटिक महासागर के भीषण ठंडे वातावरण में जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, नाटो का कोल्ड रिस्पॉन्स आर्कटिक सैन्य युद्धाभ्यास जो है आयोजित किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में नाटो के 14 देशों के हजारों सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन का रणनीतिक आधार नाटो अनुच्छेद 5 है, जो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। विशेष बात यह है कि नॉर्वे ने इस साल यानी कि 2026 को ईयर ऑफ टोटल डिफेंस घोषित किया है। तो चलिए नाटो के बारे में कुछ त्वरित तथ्य जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और वर्तमान में इसके कुल 32 सदस्य हैं, जिनमें नवीनतम सदस्य के रूप में फिनलैंड और स्वीडन शामिल हुए हैं। तो परीक्षा में अक्सर इस नए सदस्यों और मुख्यालय के बारे में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अगली खबर जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है। 12 मार्च को मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है और भारत के साथ इसके संबंध जो है बहुत ही गहरे और ऐतिहासिक है।
मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा लेकिन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण देश है, जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है और वर्तमान प्रधानमंत्री जो है नवीन राम गुलाम है। 12 मार्च की तारीख ही क्यों चुनी गई, तो इसके पीछे एक खास कारण है। 1901 में 12 मार्च को ही महात्मा गांधी ने मॉरिशस की यात्रा की थी। उनकी इसी यात्रा को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन को चुना गया। इसके अलावे 12 मार्च 1992 को ही मॉरिशस आधिकारिक तौर पर एक गणराज्य बना था। भारत और मॉरिशस के संबंधों की औपचारिक शुरुआत जो है 1948 में हुई थी। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच पहली बड़ी डील ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए हुई थी। आज मॉरिशस भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का अहम हिस्सा है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, सरकारी योजनाओं के खंड में आज हम बात करेंगे जल जीवन मिशन 2.0 की। सरकार ने अब इस मिशन के अगले चरण के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। जैसा कि आप जानते हैं, JJM 1.0 साल 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसका टैगलाइन था हर घर जल। यह जल मिशन शक्ति मंत्रालय के अधीन जो है काम करता है। अब इसके 2.0 अपडेट के तहत सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक हर ग्रामीण घर में 24/7 नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस विशाल लक्ष्य के लिए 8.69 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके साथ ही जल संरक्षण के लिए कैच द रेन अभियान को भी जोड़ा गया है। हाल ही में जल दिवस 22 मार्च के अवसर पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है पुनः इसे लॉन्च किया गया है। ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से यह योजना जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं। विज्ञान और तकनीक की दुनिया में एक चिंताजनक खबर आ रही है। खगोलविदों ने एक नए क्षुद्र ग्रह 2024 YR4 की पहचान की है, जिससे भविष्य में चंद्रमा को खतरा हो सकता है। दोस्तों, इस क्षुद्र ग्रह की खोज जो है 2024 में चिली के एटलस सर्वे के द्वारा की गई थी और बाद में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी पुष्टि की है। वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी है कि वर्ष 2032 में यह क्षुद्र ग्रह चंद्रमा के बहुत करीब से गुजरेगा। यदि किसी कारणवश इसका रास्ता बदलता है तो चंद्रमा से जो है इसके टकराने की संभावना बनी रहेगी। तकनीकी रूप से यह एक एस टाइप क्षुद्र ग्रह है, जिसका अर्थ है कि इसमें सिलिकेट, आयरन और निकेल जैसे तत्व मौजूद है। इसका आकार लगभग 53 से 70 मीटर व्यास का है। हालांकि अभी टकराने का केवल संभावित खतरा है, लेकिन अंतरिक्ष एजेंसियां इस पर लगातार नज़र रख रही हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। खास करके इसका नाम याद रखिएगा, YR4 इसका नाम है, 2024 YR4। दोस्तों, आगे बात करें तो अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में नासा ने एक अनोखा प्रयोग शुरू किया है। मंगल ग्रह पर जाने से पहले नासा पृथ्वी पर ही मंगल जैसा वातावरण तैयार कर रहा है। इसके लिए कनाडा के डेवोन आइलैंड को चुना गया है, जो आर्कटिक महासागर में स्थित एक निर्जन द्वीप है। यह स्थान मंगल के अध्ययन के लिए एकदम सटीक है, क्योंकि यहाँ का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और इसकी भौगोलिक स्थिति मंगल के रेगिस्तानी इलाकों जैसी है। नासा यहाँ मार्टियन एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेगा ताकि भविष्य के मिशनों को सफल बनाया जा सके। मंगल के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी जान लीजिए। हाल ही में मंगल पर बीज के अवशेष मिले हैं, जो वहाँ कभी पानी होने का संकेत देते हैं। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। तो परीक्षाओं में इन उपग्रहों के नाम अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा, फोबोस और डीमोस को। दोस्तों, आगे बात करें तो पुरस्कार और सम्मान की श्रेणी में आज हमारे पास 2 प्रमुख नाम हैं। सबसे पहले बात करते हैं जयंत चौधरी की। उन्होंने लंदन में थेम्स नदी के किनारे आयोजित एक भव्य समारोह में इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान कौशल विकास यानी कि स्किल इंडिया और स्टेम शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। दूसरा बड़ा नाम है दिग्गज अभिनेता अमोल पालेकर का। उन्हें दिल्ली में मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 प्रदान किया गया है। यहाँ मेटा का अर्थ है महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड। अनमोल पालेकर को यह सम्मान थिएटर, ड्रामा और सिनेमा में उनके दशकों लंबे अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया है। परीक्षाओं में लाइफ टाइम अचीवमेंट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले भारतीय सम्मानों से जुड़े प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों ही नामों को नोट कर लीजिएगा।
साथियों, अब नज़र डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों और विशेष दिवसों पर। सीआईएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है। मुख्य कार्यक्रम ओडिशा में आयोजित हुआ, जिसका नेतृत्व गृह मंत्री अमित शाह ने किया। याद रहे, सीआईएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसके वर्तमान प्रमुख जो है वो है प्रवीण रंजन। इसकी स्थापना 1968 के एक्ट के तहत हुई थी। वहीं कॉरपोरेट जगत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए सीईओ के रूप में राहुल भाटिया की नियुक्ति की गई है। राहुल भाटिया इंडिगो के को फाउंडर भी है। उन्होंने पीटर अल्बर्ट्स के इस्तीफे के बाद यह पदभार संभाला है। और एक छोटा सा नोट याद रखें, असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना पैरा मिलिट्री फोर्स है। सुरक्षा बलों की स्थापना दिवस और बड़ी कंपनियों के प्रमुखों की नियुक्तियां अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों चलिए, अब समय है कुछ त्वरित खबरों यानी कि रैपिड फायर वन लाइनर्स का, जो आपकी तैयारी में चेरी ऑन टॉप का काम करेगी। पहली खबर, ऑपरेशन जिरीचू। यह विशेष अभियान गृह मंत्रालय के द्वारा मिजोरम में ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है। कौन सा? तो ऑपरेशन जिरीचू। सीमाओं पर सुरक्षा और नशीली दवाओं के खिलाफ यह एक बड़ी कार्रवाई है। दूसरी खबर खेल जगत से है। सबरीना बिटमैन, वे जर्मनी की पहली ऐसी महिला बनी हैं जिन्हें किसी मेंस फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। यह खेल की दुनिया में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। और तीसरी खबर है प्रोजेक्ट गंगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 20 लाख ग्रामीण घरों में डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाने की एक बड़ी पहल शुरू की है। यह ग्रामीण इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने में सहायक सिद्ध होगा। ये तीनों ही वन लाइनर सीधे तौर पर पूछे जाएंगे, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आज की सभी प्रमुख खबरों और उनके पीछे के तथ्यों को विस्तार से समझा, लेकिन क्या आपने इन जानकारियों को ठीक से आत्मसात किया है? यह जांचने का समय आ गया है। तो अब आपने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे आपके सामने, जो आज ही की चर्चा पर जो है आधारित है। जितने भी करंट अफेयर्स हमने पढ़े उसी पर आधारित है। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न की अगर बात करें तो सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डील साइन किया है? विकल्प है वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जितने भी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा सभी का जवाब आपको नंबरिंग करके 1 नंबर 2 नंबर उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दूसरा प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार भारत में पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति जो है किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 32। अगले प्रश्न की बात करें तो जल जीवन मिशन 2.0 के तहत किस वर्ष तक हर ग्रामीण के घर में 24/7 जल पहुंचाने का लक्ष्य है? ऑप्शन से 2026, 2027, 2028 या फिर 2030। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाटो का नवीनतम यानी कि 32वां सदस्य देश कौन सा है? ऑप्शन से यूक्रेन, स्वीडन, फिनलैंड या फिर आयरलैंड। तो इन सबका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेरिका में कहाँ $300 बिलियन की नई रिफाइनरी बना रही है? ऑप्शन से कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा या फिर न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है नासा मंगल के अध्ययन के लिए डेवोन आइलैंड पर बेस बना रहा है। यह द्वीप कहाँ पर है? ग्रीनलैंड, रूस, नॉर्वे या फिर कनाडा में। और आज का अगला और आखिरी प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड 2026 का यानी कि मेटा 2026 का लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है किसको मिला है? ऑप्शन से नसीरुद्दीन शाह, अमोल पालेकर, अनुपम खेर या फिर परेश रावल। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित हुआ हो तो इसे लाइक करें और अपने साथी उम्मीदवारों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कल यानी कि डेली ब्लूप्रिंट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।